नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अंजलि जेआरएफ होल्डर पर। मैंने अभी हाल फिलहाल में ही जेआरएफ क्वालिफाइड किया है विथ 99.52 परसेंटाइल के साथ। आज मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट से कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगी जहां से कि क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। कुछ चीज़ें सिर्फ आपको समझनी है, सारी चीज़ें आपको लिखनी नहीं है। इसी क्रम में हम लोग सबसे पहले टीचिंग की डिफिनीसन देखेंगे, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे। टीचिंग में डिफिनीसन दिया है B.O. स्मिथ जी ने, जो कि कहते हैं कि टीचिंग एक सिस्टम है जिसमें सीखने को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाता है। टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंड टू इंड्यूस लर्निंग। टीचिंग जो है वो एक कला भी है और विज्ञान भी है। अगर आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो सबसे ज़रूरी दो चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद आप अपने नॉलेज को किस तरह से दूसरों को प्रोवाइड करा रहे हैं वो आपके अंदर स्किल्स होना चाहिए। अर्थात आपके अंदर ज्ञान भी होना चाहिए और आपके अंदर पढ़ाने का तरीका भी होना चाहिए। जब हम टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो हमें दो शब्दों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। एक होता है एटीट्यूड और एक होता है एप्टीट्यूड। एटीट्यूड का अर्थ होता है कि मेरा रवैया क्या है, मैं किस तरह से आपको पढ़ा रही हूँ। और एप्टीट्यूड का अर्थ होता है कि उस चीज़ को पढ़ाने में मेरी रुचि क्या है और मेरे अंदर कितना कौशल है उस चीज़ को अभिव्यक्त करने का, साथ ही साथ मेरे पास नॉलेज कितनी है। तो एप्टीट्यूड का अर्थ होता है नेचुरल इंक्लिनेशन, स्किल्स एंड नॉलेज। ये ही सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाती हैं। इफ़ेक्टिव टीचिंग के माध्यम से ही आप एजुकेशनल कॉन्सेप्ट को बच्चों को समझा सकते हैं तथा उनके अंदर कितनी क्षमता है इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। इसमें सीखने वाले की जो ज़रूरतें होती हैं उनको अंडरस्टैंड करना, उनके नीड्स को जानना तथा उनके सोचने समझने के जो लेवल होता है उन पर इफ़ेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज लागू करना शामिल है, ताकि हम जो लर्निंग आउटकम स्टूडेंट से चाहते हैं वो हम प्राप्त कर सकें तथा उनकी मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल्स को चेक कर सकें। कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग का अर्थ सिर्फ और सिर्फ ज्ञान प्रदान करना नहीं होता है, बल्कि उनमें वो नॉलेज खुद से क्रिएट कर पाएँ, उनके अंदर स्किल्स का डेवलपमेंट हो, उनके बिहेवियर को निश्चित शेप मिले, वो क्रिटिकल थिंकिंग कर सकें, लाइफ लॉन्ग लर्निंग कर सकें तथा वो सामाजिक जो उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं उसको भी समझ सकें। टीचिंग के माध्यम से उन्हें समाज के प्रति जागरूक किया जाता है और उनको उनके अंदर सारे स्किल्स को क्रिएट करने का प्रयास किया जाता है। इन ऑब्जेक्टिव्स को इसलिए बनाया गया है ताकि छात्रों के जो आउटकम्स आ रहे हैं हम उन पर ध्यान दे सकें और उनका सर्वांगीण विकास हो सके तथा उन्हें क्लासरूम में और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सके। टीचिंग के कुछ जनरल से प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हमें समझ लेना चाहिए, जैसे कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर रहे, वो प्रैक्टिकल एक्टिविटी के माध्यम से ज़्यादा सीख सकें, टीचर और स्टूडेंट में इंटरेक्शन होता रहे, समय के साथ स्टूडेंट्स को और सहयोग मिले ताकि वो अपना फीडबैक दे सकें, स्टूडेंट्स में हाई एक्सपेक्टेशंस को सेट किया जा सके एंड रिस्पेक्टिंग डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। टीचिंग में इंडिविजुअल जो डिफरेंस होते हैं उनको भी कंसिडर करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इफ़ेक्टिव टीचिंग में जो लेसन प्लान होता है वो अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए और जो उनकी लर्निंग हो रही है वो रियल लाइफ से जुड़ी हुई हो तथा स्टूडेंट्स को समय समय पर मोटिवेट किया जा सके ताकि उनको अपने सब्जेक्ट में और भी इंटरेस्ट आए और वो क्लासरूम में मेंटेनेंस बना करके पॉजिटिव एंड सपोर्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट बन सके। कुछ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स भी हैं टीचिंग में। टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए एजुकेशनल इन्वायरमेंट्स में मोटिवेशन को भी क्रिएट किया जाना चाहिए। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में कुछ की प्रिंसिपल हैं
जैसे कि मोटिवेशन हो गया, फीडबैक, रेनफोर्समेंट, इंडिविजुअलाइजेशन टू एड्रेस डाइवर्स लर्नर्स, फोस्टरिंग एक्टिव लर्निंग एंड इंगेजमेंट, कनेक्टिंग टू प्योर नॉलेज एंड यूजिंग स्ट्रक्चर्ड कंटेंट एंड क्लियर कम्युनिकेशन। इन सारे माध्यमों का प्रयोग करके आप शिक्षण को मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। सबसे पहले हम टीचिंग पर एडम की एक थ्योरी में कहा गया है। एडम्स ने अपनी किताब एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी में कहा है कि जो टीचिंग है वो बाईपोलर प्रोसेस है, जबकि जॉन डेवी ने कहा है कि जो टीचिंग है वो ट्राइपोलर नेचर में होता है। अब आपको पेपर में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि एडम ने और जॉन डेवी ने क्या कहा है, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी करने के लिए इन चीज़ों को पढ़ना है। उसके बाद हमारे टीचिंग के कुछ जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको कि हम एक बार देख लेंगे, जिसे प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग, यानी कि अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक प्लानिंग होना चाहिए कि आप किस तरह से बच्चों को समझाएंगे या पढ़ाएंगे। उसके बाद जो भी आप बना रहे हैं प्रिंसिपल्स, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। देन प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, यानी कि जो भी आप सिद्धांत बनाएं वो बच्चों को केंद्र में रखकर बनाया जाना चाहिए। आप चाहे जो प्रिंसिपल आप बना रहे हैं उसमें जो प्रीवियस प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि जो पास्ट प्रिंसिपल हैं, उनको आप भी उपयोग करिए। देन लक्ष्य या उद्देश्य की निश्चितता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टिव इन्वॉल्वमेंट एंड प्रॉपर कंट्रोल, यानी कि जो भी आप सिद्धांत बना रहे हैं उनमें अनुकूल माहौल होना चाहिए तथा उचित नियंत्रण होना चाहिए। एंड प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग प्रोविजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अर्थात व्यक्तिगत मतभेदों के लिए प्रावधान करने का सिद्धांत भी आपके नियम में होना चाहिए। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेटजीज एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ एक्चुअल लाइन होना चाहिए, क्योंकि जब वास्तविक जीवन से चीज़ों को जोड़कर बच्चे देखते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। इसलिए जब भी आप अपना सिद्धांत बनाइए तो वो एक्चुअल लाइफ से जुड़ा हुआ होना चाहिए। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विथ अदर सब्जेक्ट्स। देन प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, यानी जब बच्चों की भागीदारी है वो जब सक्रिय होगी तो बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आएगा और वो ज़्यादा बढ़िया से चीज़ों को सीख पाएंगे और हमारी जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव हो जाएगी। यूनेस्को के प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग में उन्होंने 4 पिलर बताया है कि टू नो, टू डू, टू लिव टूगेदर एंड टू बी। टीचिंग को होलिस्टिक लर्निंग बनाते हैं। देन जो हमारा SDG 4 है, जिसका कि एजेंडा 2030 तक प्राप्त करने का है, उसमें भी क्वालिटी एजुकेशन की बात किया गया है। इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, जिसमें कि 3 चीज़ें हमें पढ़नी है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। हायरार्किकल ऑर्डरिंग ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स दैट हेल्प टीचर्स टू टीच एंड स्टूडेंट्स टू लर्न। सबसे पहले हम देखेंगे कॉग्निटिव डोमेन, जो कि हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है। इसको 6 भागों में ब्लूम ने बांटा है, जिसमें कि सबसे पहला है नॉलेज, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद एप्लीकेशन, उसके बाद एनालिसिस, उसके बाद सिंथेसिस और देन एवोल्यूशन। इसको आप इसी तरह से सीक्वेंस में याद रखेंगे, क्योंकि इसको क्रम में लगाने के लिए पूछा गया है और अभी भी पूछा जा रहा है। ये ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है वो 1956 में आया था, जिसको कि ब्लूम के जो शिष्य थे एंडरसन और केर्थवाल, इन्होंने 2001 में इसको रिवाइज किया, तो इन्होंने इसका सीक्वेंस बदल दिया। नॉलेज के स्थान पर उसको रिमेम्बरिंग कहा, कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन को अप्लाइंग, एनालिसिस को एनालाइजिंग, सिंथेसिस को एवोल्यूटिंग और एवोल्यूशन को क्रिएटिंग कहा। अब आपसे पेपर में जब पूछा जाएगा तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ब्लूम टेक्सोनॉमी के अनुसार बताइए या एंडरसन एंड केर्थवाल के अनुसार बताइए। आपको इन्हीं का दे देगा सीक्वेंस और आपसे कहेगा कि आप इसको सीक्वेंस में लगाइए। वो आपको देख करके वहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमें एंडरसन एंड केर्थवाल के अनुसार लगाना है या ब्लूम टेक्सोनॉमी के अनुसार लगाना है। तो आपको ये जो दोनों
6 कैटेगरीज हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हुआ होना चाहिए। इसको मैंने याद किया था तो मैंने इसको एक शॉर्टकट से याद किया होता, KCA²SE। इस तरह से आप भी याद कर सकते हैं और आप अपने अनुसार से अगर आप कोई दूसरा भी चाहें तो आप बना सकते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है याद करने का। इसको आप इसके अलावा अगर हिंदी में याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। देन हम पढ़ेंगे अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग। ये जो होता है ये इसका कनेक्शन हमारे हार्ट से होता है। इट्स ऑब्जेक्टिव्स टाइपली टारगेट अवेयरनेस एंड ग्रोथ इन एटीट्यूड्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स। मीन्स ये हमारे हार्ट से कनेक्ट होता है। सो ये हमारे एटीट्यूड, इमोशंस और फीलिंग्स से जुड़ा हुआ होता है। इसको भी कैरथवाल ने डिवाइड किया है, जिसको कि 5 भागों में बांटा है उन्होंने। सबसे पहले आप किसी चीज़ को रिसीव करेंगे, फिर रिस्पॉन्ड करेंगे, उसके बाद वैल्यूइंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद कैरेक्टराइजेशन। इसको भी आप इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे और जैसे मैंने नोट्स बनाया हुआ है आप ऐसे ही बना लेंगे तो आपको अच्छे से चीज़ें याद हो जाएंगी। सबसे पहला है रिसीविंग, देन रिस्पॉन्डिंग, उसके बाद वैल्यूइंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, देन कैरेक्टराइजेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे साइकोमोटर डोमेन ऑफ लर्निंग। ये जो होता है इसका जो कनेक्शन होता है वो हैंड से होता है। इट्स ऑब्जेक्टिव्स यूजुअली फोकस ऑन चेंज एंड डेवलपमेंट इन बिहेवियर। एग्जाम्पल के तौर पे एक्शन बेस्ड होता है ये। और इसको RHDB ने बांटा हुआ है 5 भागों में। सबसे पहले हमारा इमिटिएट, उसके बाद हमारा है मैनिपुलेट, और उसके बाद हमारा प्रिसीजन, देन आर्टिकुलेशन, उसके बाद नेचुरलाइजेशन। इसको भी आप इसी तरह से 5 कैटेगरी है और ये 5 कैटेगरी को आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ब्लूम टैक्सोनॉमी में। ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 के अनुसार जो उन्होंने बांटा हुआ है 6 कैटेगरीज में। पहले आप इसको याद करेंगे। देन एंडरसन और कैरथवाल ने जो इसको रिवाइज्ड किया 2001 में, इसको आप याद करेंगे। देन अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग, जिसमें कि कैरथवाल ने इसको 5 भागों में बांटा हुआ है, इसको आप याद करेंगे। देन साइकोमोटर में जो आपको मैंने 5 टाइप बताया, इमिटेट, मैनिपुलेट, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन, देन नेचुरलाइजेशन, इसको आप याद करेंगे। सबसे पहला जो कॉग्निटिव होता है उसका संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है। जो हमारा अफेक्टिव होता है उसका संबंध जो होता है हमारे हार्ट से होता है। और तीसरा जो साइकोमोटर होता है वो उसका संबंध हमारे हैंड से होता है। सबसे पहले हम कोई चीज़ सीखते हैं उसको माइंड से सीखते हैं, फिर उसका इफेक्ट जो होता है उसका इफेक्ट हमारे हार्ट पे होता है, और देन हम अपने हाथों के द्वारा एक्शन करते हैं। इस तरह से आप याद रखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, जिसमें कि आपको मिलेगा मैगजिम्स। तो आपको पता होना चाहिए कि मैगजिम्स क्या होता है। मैगजिम्स जो टीचर सदियों से जो अपने अनुभवों के आधार पर जो फैसले करता चलाया है उसे ही मैगजिम्स कहते हैं। असल क्लासरूम में टीचर को अनुभव और फैसलों के आधार पर क्लास को मैनेज करना होता है और उन्हें ही मैगजिम्स कहा जाता है। टीचर द्वारा जो कोच इस्तेमाल करने वाली टेक्निक्स हैं जिनको कि हम नीचे देखेंगे। मैगजिम्स आर शॉर्ट स्टेटमेंट्स लाइक अ डिक्टम दैट आर ट्रीटेड एज जनरल रूल ऑफ कंडक्ट। मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आम तरीके से कहते हैं ये ऐसा ही होता है और ये हमेशा से ऐसे ही चला है। जैसे कि अगर आप कोई चीज़ सीखना चालू करते हैं तो आपको नोन टू अननोन ले जाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपको अननोन टू नोन लेके जाएगा, नहीं। नोन टू अननोन, डिफिनिट टू इनडिफिनिट, सिंप्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, पर्टिकुलर टू जनरल, होल टू पार्ट्स, इंडक्शन टू डिडक्शन, एम्पिरिकल टू रेशनल, एनालिसिस टू सिंथेसिस, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। ये हमेशा से ही ऐसे ही चलाया है और ऐसे ही होगा। सालों के अनुभवों के बाद टीचरों द्वारा यूनिवर्सल ये जो सच है ये आजमाया हुआ सिद्धांत है और ये इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। पेडागोजी की जो खोज की थी, फाउंडर ऑफ पेडागोजी जो हैं वो हैं जॉन एफ हर्बर्ट। पेडागोजी में आप याद रखेंगे कि पेडागोजी में जो सब कुछ होता है वो टीचर होता है, अर्थात पेडागोजी अर्थात टीचर सेंटर्ड। फिक्स डिजाइन होता है, टीचर्स का ही डायरेक्शन होता है, डिसीजन होता है, जो टीचर कहते हैं वही होता है, टीचर्स गाइडेंस एंड मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग, पैसिव रिसेप्शन इन लर्निंग,
देन लर्निंग विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, जैसे कि हम स्कूल्स वगैरह में भी पढ़ते चले आए हैं कि 4 दीवार होती है, उसके अंदर हम पढ़ाई करते हैं, 8 बजे जाना होता है, 1 बजे आना होता है। एकदम ये फिक्स सी चीज़ें हैं और इन्हें ही पेडागोजी के अंतर्गत रखा जाता है। नॉलेज एज गिवन एंड फिक्स्ड, यानी जो हमारे टीचर पढ़ाएंगे उनको हम पढ़ेंगे, सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। डिसिप्लिनरी फोकस, यानी कि अनुशासन, प्रिय क्लास होना चाहिए, लीनियर एक्सपोजर होना चाहिए, असेसमेंट इज शॉर्ट एंड फ्यू होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं एंड्रोगोजी। एंड्रोगोजी याद रखेंगे हम कि ये एडल्ट से रिलेटेड होता है, वो नॉलेज के 7 क्लास में आते हैं। इसको एंड्रागोजी जो शब्द है इसको दिया था अलेक्जेंडर कैप ने। ये जो शब्द है इसको दिया था किसने? अलेक्जेंडर कैप ने। ये वयस्क शिक्षा यानी कि एडल्ट से जुड़ा हुआ होता है। इसमें ये एंड्रागोजी लर्नर सेंटर्ड होता है, फ्लेक्सिबल प्रोसेस होता है, लर्नर्स ऑटोनॉमी होती है, टीचर्स फैसिलिटेशन सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट ऑफ फॉर लर्निंग होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग होता है। अर्थात एंड्रोगोजी जो होता है वहाँ पर बच्चों की जो भूमिका होती है वो एक्टिव होती है और पेडागोजी में टीचर एक्टिव होता है, एंड्रोगोजी में स्टूडेंट एक्टिव होता है। लर्निंग इन द वाइडर सोशल कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर जो बच्चा सीखता है वो समाज को परिप्रेक्ष्य बनाते हुए सीखता है। नॉलेज एज इट इवॉल्व्स एंड इज क्रिएटेड, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशनल फोकस होता है, मल्टीपल एंड डाइवर्जेंट एक्सपोजर होता है, असेसमेंट मल्टीफेरियस कंटिन्यूअस होता है। अर्थात पेडागोजी जो होता है उसमें बच्चों को जो पढ़ाया जाता है वो बच्चे पढ़ते हैं, उनके पास कोई टेंशन नहीं होता, उनको जो टीचर बताते हैं वो चीज़ पढ़ लेते हैं। लेकिन एंड्रोगोजी के अंतर्गत एडल्ट स्टूडेंट होते हैं, उनको भविष्य में क्या करना है इन सारी चीज़ों के बारे में बच्चों को पहले से ही जानकारी होती है। इसके बाद जो अगला शब्द है वो है ह्यूटागोजी। ह्यूटागोजी का अर्थ होता है स्वनिर्देशित, अर्थात इसमें बच्चों का सेल्फ कंट्रोल होता है। और ये जो शब्द है वो 2000 में हेज एंड नॉयन ने डिस्क्राइब किया था। ह्यूटागोजी में सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग होता है, लर्नर्स नो देयर डेस्टिनेशन एंड और प्रॉब्लम फाइंडर, वो अपने बारे में सब कुछ जान रहे होते हैं और अपने प्रॉब्लम को भी फाइंड कर सकते हैं। लर्नर्स हैव फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर लर्निंग, लर्नर्स आर इंक्वायरी ड्रिवन। इसके बाद है लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।